वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हम वीडियो करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बाइलिंगुअल है, ये आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या कहा गया है इसमें? जो PIL होती है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, ये न्यायालय के समक्ष किस प्रयोजन के लिए लाई जाती है, यानी कि इसका पर्पस पूछा गया है। तो पहले में कहा गया है टू एनफोर्स द राइट ऑफ वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर, एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे के विरुद्ध लागू करने के लिए, या फिर प्रमोट या विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि सार्वजनिक हित को प्रोत्साहित करना और उसकी रक्षा करने के लिए। तो ये किस लिए लाई जाती है? तो ये लाई जाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सार्वजनिक हित के लिए। इसके नाम में ही जनहित आ रहा है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट आ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसने फैसिलिटेट किया है सेम ही इंसान को गवर्नर बनाना दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का। तो ऐसा प्रावधान कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट जो 1951 में हुआ था, या सेवेंथ जो 1956 में हुआ था, या फिर 14th जो 1962 में हुआ था। तो इसका आंसर भी बी होगा, वो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमको वो वर्ष बताना है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो गवर्नर का ऑफिस है, गवर्नर का पद है, ये कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, और ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ना ही कंट्रोल में है ना ही उसके सबऑर्डिनेट है। तो ऐसा कब कहा था, किस वर्ष में? ये कहा गया था 1979 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हमको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर के क्वालिफिकेशंस लिखे हैं वो क्या है। तो यहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पहला है कि वो सिटीजन हो इंडिया के, दूसरा है कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु के वो हो चुके हों, और तीसरा है ही शुड बी फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स, यानी कि जो स्थानीय राजनीति है उसमें उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट्स है केवल यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तीसरा मेंशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है गवर्नर दो या दो से अधिक राज्यों का, तो उसके जो इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस होते हैं, जो उनके भत्ता और जो वेजेस होते हैं, सैलरी, वो पेएबल होती है बाय द शेयरिंग ऑफ स्टेट्स। लेकिन ये जो प्रपोर्शन है इसको कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं इस प्रपोर्शन को, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न स्टेट, पार्लियामेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर। तो इसको कौन करते हैं? ये करते हैं प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है गवर्नर जो है ये रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी समय पर, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको एड्रेस करके देंगे अपना रेजिग्नेशन? तो ये प्रेसिडेंट को देंगे। किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, ऑप्शन डी। फिर अब हमें ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो आर्टिकल 131 कहा गया है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, जो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को सुलझाता है। इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को सुलझाता है। और 132 में क्या कहा गया है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस देखने की पावर देता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? दोनों बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि वो कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो जो सेंट्रल लॉ होगा उसको माना जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और जो स्टेट लॉ है इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ये मेंशन है आर्टिकल 254। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये वाला। देन फीचर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बेसिक स्ट्रक्चर कौन से केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने? पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो वो कौन सा केस है?
केशवानंद भारती केस कौन से ईयर का है? 1973 का। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन दी गई थी। तो इसमें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने केसेस के माध्यम से बताता रहता है कि कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इनको देख लेते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? ये सारे ही हमारे बेसिक डॉक्ट्रिन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं 9 शेड्यूल केस किस चीज़ के लिए फेमस है? तो वो कौन सा केस है? इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। वो जो केस है वो है IR कोहेलो केस। ठीक है, IR कोहेलो केस 9 शेड्यूल केस से संबंधित है। अगला देखते हैं क्या कहा गया है। वो कौन सा आर्टिकल है जो ऑथराइज करता है सुप्रीम कोर्ट को टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण से अपील करने हेतु विशेष अनुमति देने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 136, ऑप्शन सी। राइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्टेट लॉ अगर कोई डेथ के अंतर्गत कोई डेथ पेनल्टी दी जाती है तो इसको पार्डन करने की जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट, गवर्नर या दोनों? तो ये दोनों के पास होगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है ये अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को प्रख्यापित कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है। कब कर सकता है? जब दोनों हाउसेस सेशन में ना हो या एक हाउस सेशन में ना हो। तो कब कर सकता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला। इसमें कहा गया है वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ये प्रावधान किया गया है, यानी कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। इसका प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो 164 आर्टिकल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक संसदीय समिति वो समिति होती है जिसको अपॉइंट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है हाउस के द्वारा या नॉमिनेट किया जाता है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा। ठीक है, और ये वर्क किसके अंतर्गत करती है? स्पीकर या चेयरमैन के अंतर्गत। और ये प्रेजेंट करती है अपनी रिपोर्ट हाउस में या तो स्पीकर या फिर चेयरमैन को। तो यहाँ पर ये तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी से संबंधित ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमसे कहा गया है वो कौन सी कमेटी है जो 1921 में सेटअप हुई थी, और ये कमेटी जो सेटअप हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत सेटअप हुई थी। तो वो कौन सी कमेटी है? नॉट कंट्री। तो कौन सी कमेटी हो जाएगी? जल्दी से ऑप्शंस देखिए। करेक्ट आंसर है लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन ए। अगला क्या दिया हुआ है? इसमें कहा गया है हमें बताना है वो कौन सी कमेटी है जिसका ओरिजिन हम स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी से कर सकते हैं जो कि 1921 में सेटअप हुई थी। तो इसका ओरिजिन इस कमेटी से ट्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शंस ये लिखे हुए हैं हमारे सामने, ऊपर वाले ही सेम ऑप्शंस हैं। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? लेकिन सेम आंसर नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा एस्टिमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद हमें बताना है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का जो है ये कब इनॉग्रेट हुआ था। यूपीपीएससी में डेट्स बहुत बार पूछी जाती हैं और हमें इनकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 जनवरी 1950। ठीक है, देन इसमें क्या कहा गया है? ये कह रहा है कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ये रेगुलेट करता है प्रोसीजर को जो किससे संबंधित है? रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि किसी न्यायाधीश की निष्कासन से संबंधित प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमको बताना है ये किस वर्ष पास हुआ था। कौन से वर्ष में पास हुआ था ये? ऑप्शन है हमारे सामने। 1968 में पास हुआ था, 1968। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस और रेफरेंसेस होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 143 में ये डिसाइड किए जाते हैं एक बेंच के द्वारा, और उस बेंच में कितने लोग होने चाहिए मिनिमम।
यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो जो एडवाइस करती है बेंच सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, उसमें मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? तो कितने लोग होने चाहिए इसमें? इसमें होने चाहिए मिनिमम 5 लोग। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? ईश्वर चंद विद्यासागर से संबंधित हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि 1850 में ये प्रिंसिपल बने थे संस्कृत कॉलेज के, और इन्होंने एक नई मेथडोलॉजी इवॉल्व की थी इंग्लिश पढ़ाने के लिए। और फिर इन्होंने स्टार्ट किया था एक मूवमेंट जिसके माध्यम से इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था, और इसी का परिणाम था कि विडो रीमैरिज से संबंधित एक लेजिस्लेशन पास हो चुका था। अब आप ये कमेंट करके बताइए कि ये जो विडो रीमैरिज से संबंधित लेजिस्लेशन था ये कौन से वर्ष में आया? ईजी है, पता होना चाहिए आपको, और अगर नहीं भी पता है तो भी ट्राई कीजिएगा आंसर करना। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। दूसरा गलत है, क्योंकि इन्होंने एक नई मेथडोलॉजी टीच करने की इवॉल्व तो की थी, लेकिन वो कौन सा सब्जेक्ट के लिए थी? वो थी संस्कृत के लिए। ठीक है, संस्कृत के लिए थी, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं। इसमें लिखा है ज्योतिबा फूले का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है, शायद आपको पता भी हो, लेकिन अब बताइए कि कौन से वर्ष में की थी? तो वो कौन सा वर्ष था? ऑप्शन देखिए जल्दी से, कब की थी? 1873 में की थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कहा गया है टीटू मीर जो थे ये डिसिपल थे सैयद अहमद राय बरेलवी के, और इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मुस्लिम पीजेंट्स ऑफ बंगाल को अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। यानी कि टीटू मीर ने, जो कि सैयद अहमद राय बरेलवी के शिष्य थे, इन्होंने मुस्लिम पीजेंट्स को एकजुट किया था बंगाल में हिंदू लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश जो नील बागान के मालिक थे उनके खिलाफ। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही है। दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्या दिया हुआ है? राधा स्वामी मूवमेंट से संबंधित स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कहा गया है तुलसी राम जो कि आगरा के थे, इनको शिव दयाल साहिब भी कहा जाता था, और इन्होंने राधा स्वामी मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, और ये मूवमेंट जो है ये 1881 में इनके द्वारा शुरू की गई थी। देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि इन्होंने ये 1861 में शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1861। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है ये 1887 में बनी। अब हमको बताना है किनके द्वारा स्थापित की गई। तो एक है एमजी रानाडे और दूसरे हैं रघुनाथ राव। इन दोनों लोगों ने मिलकर स्थापित की थी। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि फ़कीर अपराइजिंग 1796-97 के बीच में, सन्यासी अपराइजिंग 1870 से 80 के बीच में, और पॉलीगर रिबेलियन 1799 से 1805 के बीच में हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये पहला वाला हुआ था 1776 और 77 के बीच में, और दूसरा वाला कब हुआ था? 1770 से 1820 के बीच में। ये जो सन्यासी अपराइजिंग है ये तब हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला दिया हुआ है पहला अफगान वॉर 1838 से 42 के बीच में, एंग्लो सिख वॉर्स 1845 से 49 और संथाल रिबेलियन 1855 से 56 के बीच में हुए। तो ये बिल्कुल तीनों करेक्टली मैच्ड है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है बेगम हजरत महल जो थी इन्होंने 1857 का विद्रोह लखनऊ से लीड किया था, और जो इनके बेटे थे बिरजिस कादिर इनको नवाब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर भी दोनों सही हैं, सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। इसमें हमको बताना है कि वो कौन सी क्वीन थी जिनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के अंतर्गत। तो वो कौन सी क्वीन थी? क्वीन विक्टोरिया, ऑप्शन ए। अगला क्या दिया हुआ है? लॉर्ड लिटन जो थे इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी एक सेरेमनी दिल्ली दरबार में, और इस सेरेमनी में क्वीन एलिजाबेथ को केसरे हिंद का टाइटल यानी कि एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? पहला बिल्कुल सही होगा, दूसरा गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा वो कौन सी क्वीन थी? क्वीन विक्टोरिया, ना कि क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है? हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा लिखी। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो जो हमारा करेक्ट है वो क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं। फिर क्या दिया हुआ है? कहा गया है पहले स्टेटमेंट में कि जो बीज थे कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता के, ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में बो दिए गए थे, जो 1876 से 80 के बीच में था। और उसके बाद मुस्लिम्स का एक डेप्यूटेशन, एक गुट सर आगा खान ने जिसको लीड किया था, ये अक्टूबर 1906 में गया था और इन्होंने डिमांड की थी ब्रिटिशर्स से सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं एदर्शन और रीजन का स्टेटमेंट आ गया है। पहले में कहा गया है कि दिसंबर 1905 में गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी जो नेता थे उनमें मतभेद सामने आए थे। और रीजन क्या दिया हुआ है कि चरमपंथी वर्ग की मंशा बहिष्कार को के प्रोत्साहन की थी, यानी कि चरमपंथी कौन हो गए? एक्सट्रीमिस्ट। ये बहिष्कार को बढ़ावा देना चाहते थे स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत। यहाँ पर नहीं मेंशन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ये स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत बाहर के क्षेत्रों में भी, आउटसाइड बंगाल भी बहिष्कार बाइकॉट को बढ़ावा देना चाहते थे। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है एजर्शन और रीजन में? क्या सही रीजन है ये? तो ये बिल्कुल सही रीजन है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, फिर देखते हैं रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म से संबंधित न्यूज़पेपर्स कौन से थे ये बताना है। संध्या युगांतर महाराष्ट्र में और काल बंगाल में। तो कौन से थे? ये दोनों थे, लेकिन ये जो जगह लिखी हुई है ये गलत है। संध्या और युगांतर बंगाल में था और काल कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब ये घोषणा की थी कि भारत में जो उसकी नीति है ये प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं को के विकास करने की है। तो ये बात इन्होंने कब कही थी? ये बात किस वर्ष में कही थी? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1917। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने थ्रेटन किया था कि वो लॉन्च कर देंगे सिविल डिसोबीडियंस बारदोली गुजरात से, यदि उनकी 2 जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। कौन सी मांगे थी वो? पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज ना करना और प्रेस कंट्रोल पर जो भी नियंत्रण थे उसको रद्द ना करना। ठीक है, प्रेस कंट्रोल जो था बेसिकली उसको ना हटाना। तो पहली बात तो ये जो सिविल डिसोबीडियंस था गांधी जी ने इसको लॉन्च नहीं किया था क्योंकि कौन सा इंसिडेंट हो गया था? चौरी चौरा का इंसिडेंट हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से गांधी जी ने बारदोली में रहकर ही इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। कौन सी मूवमेंट था वो? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और लेकिन इससे पहले इन्होंने ये अनाउंस किया था कि इन दोनों ही स्थितियों की पूर्ति न होने पर वो सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वो आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ठीक, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा लीड किया गया और ये 1920 में स्थापित हुआ। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे और दीवान चमन लाल होगा यहाँ पर, ये इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है? हितवर्धक सभा जो है ये पुणे में स्थापित हुई थी मई 1931 में। इसका एम था क्या? इस संघ का उद्देश्य क्या था? कि दक्षिणी जो रियासतें हैं उनके लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? बी वाला बिल्कुल सही है, पहला गलत है क्योंकि ये मई 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमें बताना है कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स का रीयूनियन कराने में मदद की थी। कब इनका रीयूनियन कब हुआ था? 1916 के लखनऊ सेशन में। ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट को फिर से दोबारा कांग्रेस में एंट्री मिल गई थी। तो हमें वो पॉइंट्स देखने हैं, वो फैक्टर्स देखने हैं। पहला क्या दिया हुआ है? कहा गया है दोनों एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों ने रियलाइज़ कर लिया था कि ये जो स्प्लिट हो गया है दोनों के बीच में, कब हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था सूरत स्प्लिट? ये बताइएगा ज़रा कमेंट कर कर।
इसकी वजह से पॉलिटिकल इनएक्टिविटी आ गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एनी बेसेंट और तिलक ने काफ़ी एफर्ट्स किए कि दोनों का रीयूनियन हो जाए। और उसके बाद जो मॉडरेट लीडर्स थे बड़े, गोखले और फिरोज शाह मेहता, इनका देहांत हो चुका था। तो ये सारे ही जो फैक्टर्स थे इन्होंने फैसिलिटेट किया था रीयूनियन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इनके जो न्यूज़पेपर्स थे वो दिए हुए हैं, मौलाना आज़ाद का अल हिलाल और मोहम्मद अली का कॉमरेड। कौन सा यहाँ पर सही है? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था ये किन के शासनकाल के समय प्रारंभ हुआ? चोल, पल्लव, विजयनगर या राष्ट्रकूट? तो ये शुरू हुआ था बेसिकली मेनली पल्लवों के समय पर इसको माना जाता है कि ये शुरू हुआ था। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। और चोलों के समय ये अपने एकदम पीक पर पहुंच गया था। अगला क्या दिया हुआ है? हर्षा से संबंध हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यहाँ पर कहा गया इनके जो एंसेस्टर्स थे वो शैवाइट्स थे, यानी कि शैव के उपासक थे। इनके जो पिता थे वो सूर्य के उपासक थे और इनके भाई एक बुद्धिस्ट थे। और हर्षा जो थे ये इन तीनों के ही डिवोटी थे, लेकिन अपने उत्तरार्ध काल में ये महायान बुद्धिस्ट को फॉलो करने लगे थे। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर तीसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा जो है वो गलत है क्योंकि ये महायान नहीं हीनयान बुद्धिस्ट के फॉलोअर थे। ठीक है, तो ऐसी माइन्यूट चीज़ें भी हमें थोड़ी देखनी होती हैं। यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? द वायलेंस विटनेस्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे हैज़ ऑल्सो बीन कॉल्ड द। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है इसको और क्या कहा जाता है और ये कब हुआ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 को हुआ था। ठीक है, तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, इनको ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स भी कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि जी सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये एक लीडिंग इंडियन जर्नलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और फ्रीडम फाइटर थे। तो इन्होंने क्या किसको फाउंड किया था? तो इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू को इन्होंने 1878 में और स्वदेश मित्रम को 1882 में फाउंड किया था, कि स्थापना की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारे ये दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, ये दोनों इन्हीं के द्वारा स्थापित किए गए थे। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के विषय में लिखा हुआ है कि ये 1841 में स्थापित हुआ और इसको किसने स्थापित किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी बिल्कुल सही है, पहला गलत है क्योंकि ये 1861 में स्थापित हुआ। ठीक है, फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। कहा गया है ये ग्रेट रिवोल्यूशनिस्ट थी इंडियन नेशनल आर्मी की और ये एक डॉक्टर थी जो बाद में नेता सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी भी कहा जाता है, उनकी इंडियन नेशनल आर्मी की मेंबर बन गई थी। तो यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 50वां सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो ये बताइए कहाँ पर हुआ था? तो ये जो 50वां सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये हुआ था फैजपुर में, ए करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? कहा गया है जो चोल राजा थे, चोल राज जिनको एक इम्पॉर्टेंट चोल शासक माना जाता है, इन्होंने नदर्न श्रीलंका को कैप्चर किया था। और उसके बाद कहा गया है जो चोल शासक थे इन्होंने अपनी कैपिटल को अनुराधापुर से पोलाना रुवा, ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस कर लीजिएगा, इसमें शिफ्ट कर दिया था। अनुराधापुर से यहाँ ले गए थे जहाँ पर एक शिव टेम्पल इन्होंने बनवाया था। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी बताई गई है, हमें बताना है कहाँ पर किस वर्ष हुई थी। तो इसके अंतर्गत 29 भारतीय और 2 अंग्रेज़ों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये किस वर्ष हुई थी ये बताना है बेसिकली। तो कौन से वर्ष हुई थी? 1927, 29, 26 या 28? तो ये हुई थी हमारी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1929 में। ठीक है, फिर देखते हैं, बन्नी ग्रासलैंड हैं जो गुजरात के, इनके संबंध में लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कच्छ क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में और सेंट्रल गुजरात में, जिसको पंचमहल एरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? बिल्कुल सही है, तीनों क्षेत्रों में ये विस्तृत है,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर ने कंक्लूड किया था कि मैक्सिमम मास ऑफ अ डॉर्फ स्टार कितना हो सकता है, 1.44 टाइम्स द सोलर मास। और ये जो मैक्सिमम लिमिट है 1.44 टाइम्स ऑफ सोलर मास, इसको इन्होंने क्या कहा है, इसको कहा जाने लगा था चंद्रशेखर लिमिट। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, यदि आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो आप उन टर्म्स को हिंदी में भी रेफर कर सकते हैं। दोनों भाषाओं में हर चीज़ बोलना टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए नहीं बोल रही हूँ, इसलिए आप प्लीज़ देखते हुए चलिएगा। एंड इस क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। वेगनर के हिसाब से कहा गया है जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास से बने हैं जिसको पैंजिया कहा जाता है, और एक मेगा ओशियन जिसको पेंथेलासा कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही होगा, यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि वो कौन सा जलमार्ग है जो पूर्वी कनाडा में स्थित है और लैब्राडोर प्रायद्वीप को न्यू फाउंडलैंड द्वीप से अलग करता है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको एक बार मैप में देख लें, वरना ऐसे रटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनको एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, स्ट्रेट ऑफ बेले आइल। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, पाम द्वीप। ये जो पाम द्वीप है इनके बारे में कहा गया है, ये 2 आर्टिफिशियल आइलैंड है दुबई में। ठीक है, और ये पाम ट्रीज के शेप में है, और ये जो आइलैंड्स हैं इनका नाम क्या है, पाम जुमेरा और पाम जेलेब अली। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ऑप्शन सी, दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। एल नीनो के संबंध में कहा गया है कि ये वार्म ओशन करंट है और ये कहाँ फ्लो करता है, पेरू के कोस्ट में ये फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, फिर से एल नीनो के संबंध में है, लिखा हुआ है कि एल नीनो जो है ये रेफर किसको करता है, इररेगुलर वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द पैसिफिक ओशन रीजन, यानी कि प्रशांत क्षेत्र में सतही जल के अनियमित रूप से गर्म होने से एल नीनो का तात्पर्य है। और ये कोल्ड, इसका काउंटर पार्ट क्या है एल नीनो का, ला नीनो, यानी कि इसके समकक्ष एक जो ठंडी जलधारा है उसका नाम क्या है, ला नीनो। तो यहाँ पर दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, फ्रिजिड जोन यानी कि शीत कटिबंध जो है ये किसके बीच लाई करता है, जल्दी से बताइए सोचकर, किसके बीच लाई करता है। देखिए, ये तो दोनों ऑप्शंस जो हैं ये लिखे हुए हैं, थोड़े से आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इनको देख लीजिए। तो ये दोनों ही क्षेत्रों में लाई करता है, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल के बीच में और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के बीच में। ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है, सवाना लिखा हुआ है। सवाना जो क्षेत्र है ये एक ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो पाया जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट्स में, और इसको सूडान क्लाइमेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों कथन है ये भी एक बार फिर से सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, अगर लगातार कुछ स्टेटमेंट सही हो रहे हैं तो इंस्टेड कि हमें लगे कि सारे आंसर सही हैं, हम उनको लर्न करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हमारा मोटो क्या है कि हम उसको वहाँ पर सही करें। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका वो बिल्कुल सही होना चाहिए, राइट। फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक अर्बन हीट आइलैंड जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया में जो होते हैं अर्बन हीट आइलैंड, ये सिग्निफिकेंटली वार्मर होते हैं अपने सराउंडिंग जो रूरल एरियाज हैं उनसे। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, इसीलिए अर्बन हीट आइलैंड्स बन जाते हैं। और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रीज़ ये सब नहीं होता है, तो इसलिए वो कंपैरेटिवली थोड़े सही होते हैं, कम गर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है माइक्रो क्लाइमेट जो है ये कई कारकों के कारण हो सकता है। उनमें से कौन कौन से कारण हैं, नियर बाय वाटर बॉडीज, हीट रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ अर्बन एरियाज, स्लोप ऑफ माउंटेन्स, लार्ज प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन एज सच इन प्रोटेक्टेड एरियाज और सॉइल टाइप। तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा हमारा, ये सारे ही कारणों की वजह से माइक्रो क्लाइमेट हो सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, कहा है इंडिया ने अडॉप्ट की है नेशनल वाटर पॉलिसी। अब हमें बताना है किस वर्ष इसको अडॉप्ट किया गया है।
तो बताइए कौन सा वर्ष था जब इसको अडॉप्ट किया गया? 1987 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, 1987। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको क्रॉप बताना है वो कौन सा है, ठीक है। अब उसके बारे में ये विशेषता दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। कहा गया ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है इंडिया का। इसकी लगभग 3000 वेराइटीज़ हैं जो डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स में उगाई जाती हैं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लांट है जिसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस, और पानी कितना चाहिए होता है? रेनफॉल 100 सेंटीमीटर्स तक रेनफॉल होनी चाहिए। तो ये कौन से क्रॉप की बात हो रही है? राइस, व्हीट, पल्सेस या मिलेट्स? किसकी बात हो रही है? यहाँ करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा राइस, ठीक है, ऑप्शन ए। देन इसमें क्या लिखा है? अब हमको बताना है वो कौन सा क्रॉप है जिसका कल्टीवेशन लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड है ड्राई लैंड ऑफ डेक्कन में और सेंट्रल प्लेट्यूज में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में, यानी कि दक्कन के क्षेत्र में, केंद्रीय पठारों में और देश के उत्तर पश्चिमी भागों की शुष्क भूमि में केंद्रित है। तो वो कौन सा है? यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है पल्सेस, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पेट्रोल जो है, पेट्रोलियम, इसको ब्लैक गोल्ड या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है, और जो क्रूड पेट्रोलियम होता है ये सेडिमेंट्री रॉक्स में से पाया जाता है, टर्शियरी पीरियड के सेडिमेंट्री रॉक से। तो यहाँ पर कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं ये कुछ लार्जेस्ट गैस फील्ड्स दी हुई हैं, वो हमें बताना है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। नॉर्थ डोम जो है ये पर्शियन गल्फ, ईरान और कतर में है। उरुंगोय जो है ये साइबेरियन बेसिन, रशिया में। और यामबुर्ग आर्कटिक सर्कल जो रशिया के अंतर्गत का क्षेत्र है उसमें। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन होगा। फिर देखते हैं एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? जो माइका होता है ये मेनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न क्या दिया हुआ है कि ये जो माइका है ये स्प्लिट हो जाता है वेरी थिन शीट्स में, जिसकी वजह से ये काफ़ी टफ और फ्लेक्सिबल है। तो दोनों बिल्कुल ये सही है, रीज़न और एजर्शन, और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो करेक्ट क्या होगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन ए, राइट। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी आयरन स्टील प्लांट है जो करेक्टली मैच्ड है। तो राउरकेला ओडिशा में, सलेम तमिलनाडु में और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्टील प्लांट, ये सारे यहाँ पर लोकेटेड है। तो क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर देखते हैं, अब हमें फिर से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहले में कहा गया है जो पैरासाइट्स होते हैं ये क्या, कौन से होते हैं? एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पर अपने खान पान और जीवन के लिए। और फिर कहा गया है ऑटो इकोलॉजी, ठीक है, ये क्या है? ये स्टडी है रिलेशनशिप की इंडिविजुअल स्पीशीज की एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज विद द एनवायरनमेंट। और उसके बाद सिनेकोलॉजी क्या है? ये स्टडी है प्लांट कम्युनिटीज की इन रिलेशन टू देयर हैबिटेट्स ऑफ अ गिवन इकोसिस्टम, यानी कि किसी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले जो पौधों के समुदाय हैं एवं उनके वास स्थल जो है हैबिटेट्स, इनके साथ जो संबंध होता है इसका अध्ययन है। तो ये बिल्कुल सही है, इनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। फिर दिया हुआ है भानुबेन बाबरिया, ये रिसेंटली ओनली वुमेन मिनिस्टर इलेक्ट हुई हैं। तो कौन सी असेंबली में इलेक्ट हुई हैं ये ओनली वुमेन मिनिस्टर? तो अगर आप थोड़ा नाम से समझने का प्रयास करें तो आप समझ जाएंगे ये गुजरात असेंबली में इलेक्ट हुई हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कह रहे हैं कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने अप्रूव किया है नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका एम क्या है? तो इसका एम है इंक्रीज करना फोकस इम्पोर्टेड मेडिसिन पर, लोअर करना कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीजेस, और स्क्रीन और डिटेक्ट करना रेयर डिजीजेस को अर्ली स्टेज में, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका होगा ऑप्शन सी। पहला तो इसका नहीं है ना, आप नाम से ही समझ सकते हैं, नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी है तो इन्हीं से संबंधित होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इमर्ज हुआ था एक एज अ गवर्निंग बॉडी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, किस वर्ष? 1995 में। और इसके जो इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स हैं उनमें से एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट कौन सा है? ट्रिप्स। ये किससे डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। तो क्या करेक्ट होगा? दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
अगला क्या दिया हुआ है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट। ये जो पंचेश्वर प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है नारायण घाट में ऑफ धरचूला, और ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर पर, महाकाली, काली, महानदी या फिर पेंच रिवर। क्या आंसर होगा यहाँ पर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाकाली रिवर पर ये है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये प्रोडक्शन होता है एमिशन ऑफ लाइट का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये अकर करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से जो जीव के बॉडी में होती है और जिससे लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंतर्गत ही। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इनके संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये एसेंशियल फैट्स हैं, दूसरे में कहा गया है ये यूज़फुल होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स को बिल्ड करने में और नर्व्स की कवरिंग में। उसके बाद कहा गया है कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये दोनों ही कॉमन सोर्सेज हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या होगा, बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये पारंपरिक ज्ञान का विशेष रूप से जो औषधीय पौधे होते हैं और भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले योगों के बारे में ये एक भारतीय डिजिटल ज्ञान भंडार है बेसिकली। तो ये कब स्थापित किया गया था ये बताना है आपको। तो ये कब स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था 2001 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है गिफन गुड्स जो होती हैं ये हाई इनकम लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, और डिमांड गिफन गुड्स की कब राइज होती है, जब प्राइस राइज होता है, और इसकी डिमांड कब कम होती है, जब प्राइस फॉल होता है। इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, ब्रेड, राइस और वीट। तो यहाँ क्या करेक्ट होगा, यहाँ पर जो पहला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर लग्जरी आइटम है तो पहला और तीसरा तो साथ में नहीं हो सकता, राइट। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी करेक्ट होगा, पहला गलत है। आगे बढ़ते हैं, अब कहा गया है वेबलिन गुड जो है ये क्या है, वेबलिन गुड जो होती है इसकी डिमांड कब होती है, इसकी डिमांड इंक्रीज होती है जब प्राइस इंक्रीज होता है, और जनरली ये एक हाई क्वालिटी गुड है जिसके अंतर्गत क्या आती है, डिज़ाइनर ज्वेलरीज, प्राइसी वॉचेस और लग्जरी कार्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन इकोनॉमी जो है ये किससे रिप्रेजेंट होता है, लॉरेंस कर्व से, यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में आय का वितरण इस कर्व से पता चलता है। उसके बाद लिखा है बेवरेज कर्व जो है ये क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी रेट की। तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, सही सुमेलित है, वो बताना है। तो जो ताबू केव्स हैं ये केरला में है, और इदक्कल केव्स जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरचेंज होंगी। इदक्कल केव्स केरला में है और ताबू केव्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, हम 80th क्वेश्चन में आ गए हैं। इसमें कहा गया है लोटिया जो है ये एक फोक म्यूजिक है राजस्थान का, और टप्पा जो है ये एक फॉर्म है सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक का पंजाब के। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चंस इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई बार ऐसे कल्चर से क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो हमें जो भी चीज़ें रीसेंट हो, न्यूज़ में रही हो, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। हीमोफीलिया जो है एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को। और हेपारिन जो है ये एक नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है, यानी कि एक प्राकृतिक थक्का रोधी है जो रक्त के थक्कों के गठन और विस्तार को रोकता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमको बताना है कि वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली एक प्रपोजल दिया है कि वो कमेटी बनाएगा जो इवैल्यूएट करेगी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने से संबंधित अपनी कमेटी जो है वो एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट करेगी। तो वो कौन सा राज्य सरकार है ये बतानी है। ऑप्शंस देख लीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात।
अब मुझे ज़रा यहाँ पर एक बात बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कितनी स्टेट्स में लागू है, और वो अगर जितनी भी स्टेट्स हैं 1 2 10 जितनी भी स्टेट्स हैं उनका नाम क्या है? तो प्लीज़ इसको कमेंट कर बताइएगा। पूछा जा चुका है ये प्रश्न पहले भी। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस बतानी है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से भी संबंधित क्वेश्चन आया है, तो हम ट्राई करते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन लें जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शक्ति और एक्सरसाइज वरुण, ये कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं ग्लाइफॉस्फेट, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। इसके संबंध में कहा गया है ये एक हर्बिसाइड है जिसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये एक मेडिसिन है जिसको गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि एक हर्बिसाइड है और इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। फिर जूलतो पूल, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। इसमें कहा गया है ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है मोरबी डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के। और ये जो पुल है यानी कि पुल हिंदी में, ये एक ब्रिज है जो 1880 में बना था और कनेक्ट किसको करता है? दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा सही है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। आपको याद होगा तो रिसेंटली क्या हुआ था, मोरबी ब्रिज, ठीक है, तो उसको झूलतो पुल भी कहा जाता था। मोरबी ब्रिज में दुर्घटना घट गई थी और कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसी से संबंधित ये प्रश्न है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? पटना, रांची, गया या फिर कोलकाता? कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से इसको पढ़िए। हमको इसमें बताना है कि हरित आयकर इनिशिएटिव से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। इसका उद्देश्य है टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड क्रिएटिंग माइक्रो फॉरेस्ट इन एंड अराउंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग्स और अदर पब्लिक एरियाज हैं। यानी कि इसका उद्देश्य क्या है कि आयकर विभाग की जो इमारतें और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनके आसपास पेड़ लगाकर और सूक्ष्म वन बनाकर हरित आवरण में वृद्धि की जा सके। तो देखिए ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं दोनों बिल्कुल सही हैं। तो ये दो चीज़ों का मिश्रण है, आयकर और हरित। ठीक है, तो ऐसे नाम से याद रखिएगा। वही चीज़ें स्टेटमेंट में बस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और वही इसका सही आंसर है। दोनों करेक्ट हैं, सी। फिर देखते हैं सैफरॉन के संबंध में, यानी कि केसर के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले में कहा गया है ये कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है करेवा हाईलैंड्स में जो कि जम्मू कश्मीर में है। 2020 में कश्मीर सैफरन को जीआई टैग मिला था। और पंपोर रीजन जो है कश्मीर का, इसको सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ये मेन कंट्रीब्यूटर है सैफरन प्रोडक्शन का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है तीनों, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पर्दीवाला, इन लोगों ने रूल किया है फेवर में ईडब्ल्यूएस कोटा के। आपको पता होगा रिसेंटली ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, तो उसको वैलिड करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है यूयू ललित, इन्होंने डिसेंट किया है इस ओपिनियन से। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा क्योंकि दोनों बिल्कुल सही हैं। आगे क्या दिया हुआ है? कहा गया है रीसैट 2 सैटेलाइट जो है इसने रिसेंटली एक अनकंट्रोल्ड री एंट्री की है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। और ये कहाँ आकर गिरी है? जकार्ता में। ये अब हमको बताना है किस देश की सैटेलाइट है। तो वो कौन सा देश है जिसकी ये सैटेलाइट थी? तो ये सैटेलाइट थी रॉसकॉस्मोस की, जो कि देश कौन सा है? रशिया। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है? जो नाइल रिवर है ये फ्लो करती है नॉर्थ से साउथ लेक विक्टोरिया से, और एम्प्टी कहाँ होती है? मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, और उसके बाद दूसरे में कहा गया है ये लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की जो युगांडा से इजिप्ट तक बहती है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो फ्लो है ये साउथ टू नॉर्थ रहता है, ये ऐसे फ्लो करती है। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी ऊपर पड़ता है तो ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, याद रखिएगा।
अगला क्या है, इसको मैप में देख लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमेशा याद रहेगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ 1 year long celebration was launched by यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑन द ओकेजन ऑफ 250th बर्थ एनिवर्सरी। यानी कि अभी रिसेंटली किसी लीडर का 250th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, और 1 साल का सेलिब्रेशन रहेगा जब इनकी 250th बर्थ एनिवर्सरी कंप्लीट हो रही है। तो लीडर का नाम बताना है बेसिकली, तो वो कौन है, राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट, ये जो समिट है किसके नेतृत्व में, ये एक एकीकृत जलवायु कार्यवाही के संचालन के उद्देश्य से शुरू की गई है पहल जो है ये। तो ये किसके नेतृत्व में की गई है, ये की गई है सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हैदराबाद का एक स्पेस फर्म है स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से, जो लॉन्च करेगा विक्रम एस। ये इंडिया का पहला प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड रॉकेट होगा विक्रम एस, और ये लॉन्च किसके तहत किया जा रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस के मिशन प्रारंभ के तहत। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये रिसेंटली स्टैब्लिश हुआ है। अब हमें बताना है कहाँ पर ये स्टैब्लिश हुआ है। तो ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है, ये स्टैब्लिश हुआ है फरीदाबाद हरियाणा में। ऑप्शन ए राइट। उसके बाद मेलानेशिया जो है, इसमें लगभग 2000 आइलैंड्स हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है, देखिए अगर आपको ये पता है कि ये पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, नॉर्थ या साउथ। तो अगर आपने मैप सही से नहीं देखा होगा तो आप इसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये लोकेटेड है साउथ पैसिफिक ओशियन में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है किसने रिसेंटली लॉन्च किया है एक सिंगल विंडो फैसिलिटी वीरांगना सेवा केंद्र के नाम से, जो वेलफेयर और ग्रीवेंस रिड्रेसल करेगा वीर नारीज की। ठीक है, तो किसने लॉन्च की है, इंडियन नेवी है, आर्मी है या एयरफोर्स है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इंडियन आर्मी के द्वारा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर देखते हैं, कहा गया है ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, इसके संबंध में स्टेटमेंट दिए गए हैं। कहा गया है ये सेटअप हुई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, डेनमार्क और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के सहयोग से, इन तीनों के सहयोग से इसको सेटअप किया गया है। इसका एम क्या है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा अचीव करने में टोटल ग्लोबल ऑफशोर विंड कैपेसिटी ऑफ अ मिनिमम ऑफ 380 गीगावाट्स बाय 2030। यानी कि 2030 तक जो टोटल ग्लोबल ऑफशोर विंड कैपेसिटी है उसको मिनिमम 380 गीगावाट तक अचीव किया जा सके 2030 तक, ये इसका ऑब्जेक्टिव होगा। तो यहाँ पर हमारे दोनों बिल्कुल ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। पहले में लिखा है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है नादा प्रभु केम्पेगौड़ा का, और ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला देखते हैं, इसमें कहा गया है इंडिया जो है ये वर्ल्ड के टॉप टी कंज्यूमिंग कंट्रीज़ में है, और 80% जो टी प्रोड्यूस होती है वो हमारे देश में ही डोमेस्टिक पॉपुलेशन के द्वारा कंज्यूम कर ली जाती है। और जो दार्जिलिंग टी है इसको जीआई टैग प्राप्त है। तो कौन सा सही है, दोनों बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ वैसे भी टी बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, तो ऑप्शन सी सही है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 19th आसियान इंडिया समिट जो है ये कहाँ पर हुई, तो ये ऑप्शन है हमारे सामने। कहाँ पर हुई, ये समिट हुई है नामफने कंबोडिया में। ऑप्शन ए करेक्ट है। देन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, किसके द्वारा किया जाता है, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन हमारा जो सही है वो हो जाएगा डी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है लीड आईटी समिट COP27 के साइडलाइंस में। तो इंडिया तो उसमें एक है जिसने इसको होस्ट किया, तो दूसरा कंट्री कौन है जिसने मिलकर इंडिया के साथ
होस्ट किया वो है स्वीडन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देन नेशनल प्रेस डे, अब देखिए डेज भी पूछे जाते हैं कई बार, तो इनको भी ध्यान रखना होगा हमें। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 नवंबर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर देखते हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA ने कहा है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये 8 बिलियन हो गई है। तो अब 8 बिलियन जो पॉपुलेशन है वो किस दिन रीच हुई ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है UPPSC का अफेक्शन है डेट्स के साथ, ठीक है। तो कौन सी डेट को हम 8 बिलियन हो गए थे UNFPA के हिसाब से? तो वो डेट कौन सी थी? 15 नवंबर 2022। कब हो गए थे? 15 नवंबर 2022, ठीक है। उसके बाद वो कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपोज किया है कार्बन बॉर्डर टैक्स को, जिसको किसने प्रपोज किया था? यूरोपियन यूनियन ने प्रपोज किया था 27वें कॉप के समय, जो कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख में, राइट। तो वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको अपोज किया है? तो इसको अपोज किया गया है इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इन चारों के ही द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली एक पटन पटोला दुपट्टा या एक स्कार्फ PM जॉर्जिया मेलोनी को गिफ्ट किया था। अब हमको ये बताना है ये कौन से देश की PM है। तो ये कौन से देश की PM है? इटालियन है, ये इटालियन PM है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसमें दिया हुआ है वो कौन सा देश है जिसने प्रपोज किया है कि प्रोटेक्ट करेंगे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू साइट्स इन पनामा में, ऐसा प्रपोजल दिया है। वो कौन सा देश है? तो वो कौन सा देश है हमारा? वो हमारा देश है भारत, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला देखते हैं, नार्को टेस्ट से संबंधित देख लेते हैं। नार्को टेस्ट न्यूज़ में रहा है, रीसेंट ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें नार्को टेस्ट के बारे में न्यूज़ में रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। ये एक ड्रग है जो सोडियम पेंटाथॉल, जिसके अंतर्गत इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन की बॉडी में। कौन सा ड्रग है? सोडियम पेंटाथॉल, जो इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन की बॉडी में, और ये अक्यूज्ड को हिप्नोटिक और सिडेटेड स्टेट में ले जाता है, यानी कि कृत्रिम निद्रा अवस्था या बेहोशी अवस्था में। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्या कहा गया है? सेबी का जो बोर्ड है ये कंसिस्ट करता है किसके किसके, कौन से मेंबर्स हैं? तो एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर होता है RBI से, और 5 अन्य मेंबर होते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ये सभी मेंबर्स बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर क्या लिखा हुआ है? हमें बताना है संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सके। तो वो है आर्टिकल 137, ऑप्शन ए। अगला क्या दिया हुआ है? निकोबारी होडी क्राफ्ट, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है जो GI टैग की मांग कर रही है। अब हमको बताना है ये कहाँ से, कौन से राज्य या UT से पहली एप्लीकेशन है सीके GI टैग। क्या आंसर होगा इसका? देखिए निकोबारी नाम में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ठीक है। अगला देखते हैं क्या कहा गया है। सी कुकुम्बर्स जो होते हैं ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, और सी कुकुम्बर्स कहाँ पाए जाते हैं? बेंथिक जोन में पाए जाते हैं, राइट। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, देखिए एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे, और नहीं पता होगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग है, रिस्क भी नहीं लिया जा सकता। तो एक्सरसाइज नसीम अल बहर जो है ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। हमें बताना है इंडियन नेवी और कौन से देश के बीच में है। तो कौन से देश के बीच में है? नसीम अल बहर इंडियन नेवी और ओमान के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? शक्ति स्कीम जो इंश्योर करेगी ट्रांसपेरेंसी इन हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग द कोल इन इंडिया, इसको कब लॉन्च किया गया था? यानी कि कोयले के दोहन और आवंटन के लिए पारदर्शी तरीके को अपनाया गया था इस स्कीम के माध्यम से। अब हमको बताना है इसको लॉन्च किस वर्ष किया गया। तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, नेशनल कैलेंडर है जो इंडिया का, ये बेस्ड है सक एरा पे, और इसको अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को।
along with the ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ इसको अडॉप्ट किया गया था। तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, इसको कंपोज किया गया था संस्कृत में बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा और इसको गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1898 के कांग्रेस के सेशन में। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, पहला बिल्कुल सही है, दूसरे में आधी बात बिल्कुल सही है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको गाया गया था, लेकिन 1896 के सेशन में गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में कहा गया है कि ये प्रपोज की गई थी 4th ब्रिक्स समिट में, जो कि नई दिल्ली में हुई थी 2012 में, और ये स्टैब्लिश हुई थी 6th ब्रिक्स समिट के दौरान, जो कि 2014 में फोर्टालेजा में हुई। तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही है? क्या करेक्ट हो जाएगा? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। इसमें लिखा है कि जो पारादीप पोर्ट है ये एक नेचुरल डीप वाटर पोर्ट है। ये सिचुएटेड है महानदी और बे ऑफ बंगाल के कॉन्फ्लुएंस में। ठीक है, यानी इनके संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर क्या दिया हुआ है? लिखा है चेन्नई जो है ये भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि सबसे पुराना आर्टिफिशियल हार्बर है, और ये क्रिएट किया गया था 80 हेक्टेयर एरिया में। तो यहाँ पर कौन सा सही है हमारा? दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फिर से हम 121st क्वेश्चन में आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कहा गया है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत स्थापित की गई थी। उसके बाद लिखा गया है ये एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है जो एक्सरसाइज करती है इक्वल क्वासी जुडिशियल फंक्शंस। तो यहाँ पर हमको सही स्टेटमेंट बताना है, दोनों बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हकूटो आर जो है ये एक मून लैंडर है जिसको लॉन्च किया गया था आई स्पेस इंक के द्वारा। अब हमको बताना है कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, स्पेस स्टार्टअप कंपनी, ये कौन से देश की है? तो ये कौन से देश की है? ये है जापानीज। हकूटो आर किसकी स्टार्टअप है? जापानीज की। ठीक है, और इन्होंने एक मून लैंडर लॉन्च किया है रिसेंटली। उसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 17th एशिया एंड पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर हुई? ILO की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक कहाँ पर हुई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्या दिया हुआ है? CDRI जो है ये इंडिया का दूसरा इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव है जो कि 2017 में लॉन्च किया गया था, और पहला इनिशिएटिव क्या था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया। तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो दूसरा है स्टेटमेंट ये तो बिल्कुल सही है, पहला गलत हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि CDRI जो है ये लॉन्च किया गया था 2019 में। और CDRI है क्या? ये है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, देन अगला प्रश्न क्या दिया है? यमुना रिवर के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहला कहा गया है ये ओरिजिनेट करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है? बंदरपूछ पीक इन द मसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालयाज में स्थित है। उसके बाद कहा गया है ये फ्लो करती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से, और गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में। और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो यहाँ पर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ये अब क्या कौन कौन सी बीमारियों को कॉज कर सकता है? तो एडीज इजिप्टी जो है ये चिकनगुनिया कर सकता है, येलो फीवर कर सकता है, जीका कर सकता है और डेंगू कर सकता है, यानी कि डी करेक्ट होगा। राइट, फिर क्या दिया हुआ है? स्टेट ऑफ हुर्मुज के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले में कहा गया है ये एक वाटरवे है जो सेपरेट करता है ईरान और ओमान को, और ये लिंक करता है गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को। तो बिल्कुल सही बातें हैं, एक बार मैप में देख लीजिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर जुआरी रिवर से संबंधित दिया हुआ है कि ये लार्जेस्ट रिवर है गोवा में, और एक ये टाइडल रिवर है जो ओरिजिनेट होती है हिमाद बरशेम से वेस्टर्न घाट्स में।
इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि एक ज्वरी नदी है जो पश्चिमी घाट में हेमाड बरसेम से निकलती है। उसके बाद काजीरंगा नेशनल पार्क और पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके पास लोकेटेड है? कौन सी रिवर के पास? कामेंग रिवर है, लोहित रिवर है, सुबनसिरी रिवर है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो वो रिवर है कामेंग रिवर। काजीरंगा कामेंग रिवर, इस तरह से याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसमें कहा गया है ये ओरिजिनेट होती है जगह से, सियांग से, जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास जगह है, कैलाश रेंज में, मानसरोवर लेक के पास तिब्बत में। ठीक है, और ये एंटर इंडिया में कहाँ से करती है? सादिया टाउन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, देन चिली के बारे में लिखा हुआ है, ये लोकेटेड है ईस्टर्न साउथ अमेरिका में, और ये शेयर करता है बॉर्डर शेयर करता है पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और ड्रेक पैसेज से। तो देखिए, ये मैं आपको फिर से कहूँगी, चिली से संबंधित क्वेश्चन है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसको आप मैप में एक बार ज़रूर लोकेट कर लीजिएगा। तो ये ईस्टर्न में नहीं है बॉर्डर में, ये कौन से बॉर्डर में है? वेस्टर्न साउथ अमेरिका में। अगर आप इसको मैप में देख लेंगे साउथ अमेरिका के, तो आपको पता चल जाएगा इस जगह पर है, जो कि वेस्टर्न है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी, राइट। अगला क्वेश्चन है सोलोमन आइलैंड से संबंधित। इसमें क्या लिखा है? ये एक सॉवरेन कंट्री है, ये कंसिस्ट करती है 6 मेजर आइलैंड से और 900 स्मॉल आइलैंड्स इन ओशियानिया। तो क्या करेक्ट है? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है? डेड सी। डेड सी के बारे में लिखा है, ये एक लैंड लॉक्ड सॉल्ट लेक है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इसको डेड सी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम सैलिनिटी है पानी में, और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो नहीं सर्वाइव कर पाते। तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, फिर इस प्रश्न में एक भारत श्रेष्ठ भारत जो सरकार की योजना है, इसके संबंध में हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये 2015 में लॉन्च की गई थी। क्यों लॉन्च की गई थी? टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंग्स द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज, यानी कि लोगों के बीच जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लॉन्च की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इनिशिएटिव है। तो क्या करेक्ट होगा यहाँ पर? दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। देन गुरु नानक के संबंध में स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है ये तलवंडी में इनका जन्म हुआ, लाहौर के पास। इन्होंने कास्ट सिस्टम की निंदा की थी, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ अ गॉड दैट इज शेपलेस एंड इनविजिबल, यानी कि निराकार और अदृश्य हैं, अर्थात निर्गुण भक्ति की इन्होंने बात की थी। उसके बाद क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ जो है साहिब इन्हीं की टीचिंग्स पर बेस्ड है। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा? हमारा जो करेक्ट है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। हम 136 क्वेश्चन पे आ गए हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि लमखाका पास ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये ऑप्शंस हैं, देखिए जल्दी से, किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, फिर देखते हैं रानी गाइडनल्यू, इनके संदर्भ में स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले में कहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इनको डॉटर ऑफ द हिल्स कहा था और इनको रानी का टाइटल दिया था, और इंडियन कोस्ट गार्ड ने कमीशन किया था एक फास्ट पेट्रोल वेसल 2016 में, जिसका नाम रानी गाइडनल्यू के नाम पर रखा गया था। तो दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए हिस्ट्री को कैसे करंट अफेयर्स से रिलेट कर दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके संबंध में दिया हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज्म, यानी कि ये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है कि ये एक प्रतिबद्ध, स्थायी और एकीकृत पर्यटन को प्रोत्साहित करे। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1974 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन में। तो यहाँ पर हमको
करेक्ट बताना है, दोनों सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज बतानी है हमको, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी होती है। तो कौन सी होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस? मित्र शक्ति, स्लिनेक्स और एक्वेरन। तो पहली और दूसरी तो होती है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि तीसरी नहीं होती है। जो ये एक्वेरन एक्सरसाइज है ये इंडिया की मालदीव्स के साथ होती है, यानी मालदीव्स के साथ होती है, जिसको हिंदी में मालदीव्स कहा जाता है। उसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर इसके ऑप्शंस थोड़े मिसिंग है। हम 148 क्वेश्चन में आ गए हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम से संबंधित स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है ये एक वॉलेंट्री और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है जो इंडियन ओशियन रीजन की जितनी भी नेवीज हैं उनको एक साथ लाता है, ठीक है। और इसके माध्यम से प्रयास किया जाता है कि मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और रीजनल सिक्योरिटी को एनहांस किया जा सके, मतलब उसको भी बढ़ाया जा सके। ये एक बाइनियल फोरम है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में मिलता है, और ये कंसीव किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा 2008 में। फ्रांस ने इसकी चेयरमैनशिप अज्यूम की जून 2021 में 2 साल के टेन्योर के लिए। तो करेक्ट क्या है? सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज हमें बतानी है इंडिया और थाईलैंड के बीच में कौन सी होती है। मैत्री, सियाम भारत, इंडो थाई, कॉर्पेट। तो ये तीनों ही होती हैं, डी करेक्ट होगा। आगे क्या दिया हुआ है? वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रिपेयर करता है और रिलीज करता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? वो है हमारा नीति आयोग, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? अब हमको आसियान से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया ये 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत स्थापित हुआ था। इसका मोटो क्या है? 1 विजन, 1 आइडेंटिटी, 1 कम्युनिटी। और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो तीनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है? पेसा जो है ये एक लॉ है जो ना किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्केड्यूल्ड एरियाज के लिए, जो कि पंचायती राज एक्ट में सम्मिलित नहीं है। और ये 24 दिसंबर 1996 को किया गया था, जिसके माध्यम से ग्राम सभा जो है ये सेल्फ गवर्न कर सकती हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को। तो दोनों बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। फिर गहीर माथा मरीन सेंचुरी से संबंधित दिया हुआ है। ये मास नेस्टिंग स्पॉट है इंडियन ओशियन रीजन में, और ये ओनली टर्टल सेंचुरी है ओडिशा में। तो यहाँ पर भी दोनों बिल्कुल सही है, सी करेक्ट होगा। फिर देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं थोड़े से मिसप्लेस्ड हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैच कर लीजिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च किया गया है जॉइंटली बाय UNFAO, यूनेप, WHO और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। किसके किसके द्वारा? इन चारों के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद क्या कहा गया है? इंडिया होस्ट करेगा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पहली बार 2018 में पेरिस में हुई थी और 2019 में मेलबर्न में हुई। तो ये भी सही है, डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये जो COP27 हुआ है इजिप्ट में, उसकी साइडलाइन में हुई। और ये कौन से देशों के बीच में हुई? ये हुई है UAE और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद कहा गया है इसमें एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। देखिए इसके ही ऑप्शंस थे जो ऊपर लिख गए थे, और यहाँ पर तो इंग्लिश में मिसिंग है। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वही है ऑप्शन ए, लहरगागा, पंजाब में, ठीक है। तो ये करेक्ट है। देन लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्या है लास्ट क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन है थीम्स ऑफ प्रपोज्ड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इंक्लूड करती हैं फेयर और रिजिलियंट ट्रेड, सप्लाई चेन रिजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनर्जी और डीकार्बनाइजेशन, टैक्स और एंटी करप्शन। एक बार इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। जो प्रस्तावित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसके अंतर्गत कौन से विषय शामिल हैं?
पहला लिखा हुआ है उचित और लोचशील व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लोचशीलता जो है, अवसंरचना, स्वच्छ ऊर्जा और डिकार्बनाइजेशन, और कर और भ्रष्टाचार विरोध। तो ये सारे ही शामिल हैं इसके अंतर्गत विषय, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राइट, इसके साथ हमने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और ऐसे जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे उनको एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, तो वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। ध्यान से देख लीजिएगा दोबारा वीडियो, ताकि आप उसको भूलें नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच।